Presenting Journey to the Mysterious Island। की कहानी है जहां पर शॉन जो कि 17 साल का हो चुका है वो पुलिस से भाग रहा होता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। इसके बाद शॉन के स्टेप फादर हैंक को बुलाया जाता है। पुलिस वाला हैंक का दोस्त होता है। वो हैंक को बताता है कि तुम्हारा बेटा सैटेलाइट कंट्रोल सिस्टम के अंदर घुस गया था, पर मैं तुम्हारी वजह से शॉन को गिरफ्तार नहीं कर रहा। इसके बाद ये दोनों के दोनों घर आ जाते हैं, जहां पर हैंक शॉन को समझाने की कोशिश करता है, पर शॉन हैंक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। पर अगली सुबह जब शॉन के कमरे में हैंक जाता है तो वो देखता है कि शॉन के हाथ में एक पेपर है जिसमें कोड लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। शॉन उसे समझने की कोशिश कर रहा होता है। हैंक उसे बताता है कि जब मैं नेवी में था तो मैं इस तरह के कोडेड मैसेजेस को बड़ी आसानी से ब्रेक कर लेता था। मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर तुम्हें मुझे बताना होगा कि कल तुम सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर के अंदर क्यों गए थे। शॉन बताता है कि रेडियो पर मुझे एक मैसेज मिला था, पर सिग्नल वीक होने की वजह से उस मैसेज को मैं अच्छे से सुन नहीं पाया, इसीलिए मुझे सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर जाना पड़ा, जहां जाकर उस मैसेज को मैंने इस पेपर पर दोबारा लिख लिया। हैंक शॉन के साथ अपने रिश्ते अच्छे करना चाहता है, इसीलिए वो इस मैसेज को समझने में उसकी मदद करता है। वो शॉन को एक लाइन का मतलब बताता है जिसमें लिखा होता है द आइलैंड इज रियल। ये सुनकर शॉन बहुत खुश हो जाता है और वो हैंक को एक किताब दिखाता है जिस किताब का नाम होता है द मिस्टीरियस आइलैंड। इसके बाद हैंक जब आगे का मैसेज डिकोड करता है तो उसमें 3 और किताबों के नाम होते हैं और ये तीनों किताबें आइलैंड्स के ऊपर होती है और इन तीनों ही किताबों में एक नक्शा होता है। इन्हें पहले कुछ भी समझ नहीं आता, पर हैंक इन तीनों नक्शों को मिलाता है तो ये तीनों नक्शे मिलाकर एक नक्शा होता है जिसमें एक आइलैंड के कोऑर्डिनेट्स यानी कि उसकी लोकेशन भी होती है। शॉन अब उस आइलैंड पर जाना चाहता है, लेकिन हैंक उसे कहता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। किसी सरफिरे इंसान ने तुम्हें वहां से कोई मैसेज भेजा और अब तुम वहां पर जा रहे हो। शॉन कहता है कि वो सरफिरे इंसान मेरे दादाजी हैं, जो द मिस्टीरियस आइलैंड किताब के बहुत बड़े फैन थे। 2 साल पहले अचानक से वो गायब हो गए और मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें वो आइलैंड मिल गया है, इसीलिए उन्होंने मुझे रेडियो पर मैसेज भेजा और अब मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। हालांकि हैंक को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन वो उससे अपने रिश्ते अच्छे करना चाहता है, इसीलिए हैंक भी उसके साथ चल देता है। ये दोनों के दोनों पलाव पहुंच जाते हैं, जहां पर इनकी बताई हुई लोकेशन पर कोई भी अपनी बोट लेकर जाना नहीं चाहता, क्योंकि वहां पर बहुत बड़े बड़े तूफान आते हैं। पर तभी वहां पर गटाबो नाम का एक आदमी $3000 के बदले इन्हें इनकी जगह पर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसके साथ उसकी बेटी भी होती है जिसका नाम कैलनी होता है। शॉन उसे देखते ही अट्रैक्ट हो जाता है और अब ये चारों के चारों यहाँ से निकल पड़ते हैं और जब ये समंदर के उस हिस्से पर पहुंचते हैं जहां पर इन्हें जाना था तो वहां पर बहुत बड़े बड़े तूफान चल रहे होते हैं। शॉन इन्हें बताता है कि अगर हमें आइलैंड पर जाना है तो हमें तूफान के बीचों बीच जाना होगा, ऐसा ही किताब में लिखा है। पर शॉन की बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। पर अब हेलीकॉप्टर से पायलट का कंट्रोल पूरी तरह से छूट चुका है। वो अपने आप ही तूफान के बीचों बीच चला जाता है और इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। जब इनकी आंखें खुलती है तो ये सब समंदर के किनारे पर होते हैं। तभी इन्हें चट्टानों के बीच में एक गुफा दिखती है और जब ये गुफा से दूसरी तरफ पहुंचते हैं तो इन सब की आंखें खुली की खुली रह जाती है। ये सच में एक बहुत ही मिस्टीरियस, बहुत ही खूबसूरत आइलैंड होता है। यहाँ पर सब कुछ बहुत अजीब होता है। तितलियां जो हमारी दुनिया में बहुत छोटी होती है, इस आइलैंड पर बहुत बड़ी होती है। साथ ही हाथी जो हमारी दुनिया में बहुत बड़े होते हैं, यहाँ इस आइलैंड पर बहुत छोटे होते हैं। शॉन को दूर पहाड़ी पर एक जगह धुआं उड़ता हुआ दिखता है। वो कहता है कि मेरे दादाजी वहीं पर होंगे और अब ये सब के सब उस तरफ बढ़ चलते हैं। तभी इन्हें बहुत अजीब से पत्थर दिखते हैं। हैंक इन्हें बताता है कि ये पत्थर नहीं है बल्कि ये अंडे हैं और तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ी छिपकली इन सब पर हमला कर देती है। ये सब के सब यहाँ से भागना शुरू करते हैं और इससे पहले कि वो छिपकली इन सबको अपना निवाला बनाती, कोई उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और अगले पल यहाँ पर शॉन के दादा अलेक्जेंडर आते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने यहाँ पर रहना सीख लिया है। इसके बाद वो इन सबको अपनी जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर उनका अपना ट्री हाउस होता है जिसके अंदर रहने, खाने पीने की सारी सुविधाएं होती है। यहाँ पर वो रेडियो भी होता है जिस रेडियो से उन्होंने शॉन को मैसेज भेजा था। कैलनी बोलते क्यों ना हम इस रेडियो से मदद मंगवा लें। शॉन के दादाजी बताते हैं कि इस रेडियो से संपर्क करने के लिए सैटेलाइट का सही जगह पर आना बहुत जरूरी है और ऐसा 2 हफ्तों बाद होगा, लेकिन कल मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां जाने के बाद तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अगली सुबह सब के सब सफर पर निकल पड़ते हैं और कुछ ही देर बाद ये एक खूबसूरत शहर के सामने पहुंच जाते हैं जो कि एक खोया हुआ शहर है जिसका नाम एटलांटिस है।
हैंक कहता है तो कई 100 साल पहले पानी में डूब चुका था। शॉन के दादाजी बताते हैं कि जब इस शहर के बारे में लिखा गया था तब ये पानी में डूबा हुआ था, लेकिन 70 साल ये पानी के ऊपर रहता है और 70 साल पानी के नीचे। शॉन बताता है कि ऐसा समंदर के नीचे ज्वालामुखी की वजह से होता है जो सतह को ऊपर और नीचे धकेलता रहता है। हैंक अब यहाँ पर पानी को टेस्ट करता है और बताता है कि पानी खारा है। समंदर का पानी आइलैंड के इतने अंदर तक नहीं आ सकता, यानी कि पानी जमीन के नीचे से आ रहा है। मुझे लगता है कि जल्द ये द्वीप डूबने वाला है। हालांकि शॉन के दादाजी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते और कहते हैं कि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से इस आइलैंड को डूबने में 14 साल लगेंगे, लेकिन हैंक उनकी बात पर विश्वास नहीं करता। वो कहता है कि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 2 से 3 दिन में ये पूरा आइलैंड पानी के अंदर डूब जाएगा। अब लेखक जूल्स की जिस किताब में इस आइलैंड का जिक्र था, उसी किताब में एक बहुत बड़ी सबमरीन यानी कि पनडुब्बी का भी जिक्र था जिसका नाम नॉटिलियस है, जो कि कैप्टन निमो की थी। पर किताब में इस बात का जिक्र नहीं होता कि कैप्टन निमो की पनडुब्बी कहां पर है, जिससे तूफान आने पर ये समंदर के यानी कि पानी के नीचे से सतह पर पहुंच सकते हैं। शॉन के दादाजी इन्हें कैप्टन निमो की समाधि पर ले जाते हैं और बताते हैं कि ये उनके साथियों ने बनाई थी। यहाँ पर कैप्टन निमो की लिखी हुई एक डायरी भी है जिसे कैलेनी अंदर से ले आती है। इन सबको पता चलता है कि निमो हिंदुस्तान से था। उसकी डायरी में ये भी लिखा होता है कि उसका जो सबमरीन यानी कि पनडुब्बी है वो इस आइलैंड की दूसरी तरफ है, जो कि एक ज्वालामुखी की चोटी पर है। और अब ये सब के सब उस तरफ एक शॉर्टकट रास्ते से निकल पड़ते हैं, जहाँ रास्ते में इन्हें बहुत अजीब अजीब से पेड़ दिखते हैं। साथ ही यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी चींटियां होती हैं। इनका रास्ता बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन इन्हें जल्द से जल्द उस पनडुब्बी तक पहुंचना होगा। रास्ते में इन्हें एक ज्वालामुखी दिखता है जो अपने अंदर से सोना उगल रहा होता है। शॉन उस तरफ जाना चाहता है, लेकिन हैंक कहता है कि मैं तुम्हें उस तरफ नहीं जाने दूंगा क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। कैलेनी भी शॉन को समझाती है कि हमें जल्द से जल्द इस आइलैंड से निकलना होगा। अभी सब आगे बढ़ते हैं और तभी इनका रास्ता खत्म हो जाता है। इन्हें पहाड़ की दूसरी चोटी पर जाना है। शॉन के दादाजी एक बहुत बड़ी मधुमक्खी के ऊपर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हम इस मधुमक्खी पर बैठकर पहाड़ की उस चोटी तक जा सकते हैं। हालांकि हैंक ऐसा नहीं करना चाहता, पर इनके पास कोई भी रास्ता नहीं होता, इसीलिए सब के सब मधुमक्खियों के ऊपर बैठकर अब पहाड़ी की दूसरी चोटी की तरफ जाना शुरू करते हैं। पर तभी रास्ते में इनके ऊपर पक्षी हमला कर देते हैं और हैंक बड़ी चालाकी से 2 पक्षियों को आपस में टकरा देता है। वहीं शॉन को दिखाया जाता है जिसके पीछे कैलेनी बैठी होती है। ये जब पक्षी से बच रहे होते हैं तभी कैलेनी ऊपर से नीचे गिर जाती है, पर शॉन नीचे आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद शॉन कैलेनी को नीचे उतारता है और आखिरी बचे पक्षी को अपने पीछे ले जाता है। वो बड़ी चालाकी से उस पक्षी को मकड़ी के जाले में फंसा देता है, पर अगले पल वो पेड़ की टहनी से टकरा कर गिर जाता है, जिस वजह से उसके एंकल में फ्रैक्चर हो जाता है। हैंक शॉन की मदद करता है, वो उसे उठाकर एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है। वो उसके लिए एक गाना भी गाता है ताकि उसका पेन से माइंड डाइवर्ट हो सके। हैंक के और शॉन के बीच में रिश्ते अब पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ कैलेनी के पिता को पता चल जाता है कि उसकी बेटी शॉन को और शॉन उसकी बेटी को पसंद करता है, लेकिन कैलेनी कहती है कि शॉन यूएस वापस चला जाएगा, वो एक बड़े कॉलेज में पढ़ेगा, जबकि हमारी दुनिया बहुत छोटी है। रात को जब ये सब सो जाते हैं तो कैलेनी के पिता यहाँ से निकल जाते हैं। दरअसल वो सोने के ज्वालामुखी के पास जा रहे हैं ताकि वहां से सोना लाकर वो अपनी बेटी को एक अच्छे कॉलेज में पढ़ा सकें। सुबह जब सब उठते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर कैलेनी के पिता नहीं है। साथ ही यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी भर गया होता है। इन्हें समझ में आ जाता है कि कुछ ही घंटों के बाद ये पूरा का पूरा आइलैंड समंदर में समाने वाला है, यानी कि इन सबको जल्द से जल्द पनडुब्बी तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन कैलेनी अपने पिता को लेने के लिए जाना चाहती है। शॉन कहता है कि मैं भी उसके साथ जाऊंगा, और उसके एंकल में फ्रैक्चर है, इसीलिए वो पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकता। शॉन के दादाजी कैलेनी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और इन्हें कहते हैं कि तुम हमें पनडुब्बी लेकर वहीं पहाड़ के किनारे पर मिलना। अब ये 2 टीम में अलग अलग अपने सफर पर निकल पड़ते हैं और कुछ ही घंटों के बाद कैलेनी अपने पिता तक पहुंच जाती है, जो सोने का एक बहुत बड़ा पत्थर उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। कैलेनी अपने पिता को समझाती है। वो कहती है कि मुझे इस दुनिया की कोई दौलत नहीं चाहिए, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ।
उसके पिता भी समझ जाते हैं और अब ये तीनों के तीनों पहाड़ की चोटी की तरफ निकल पड़ते हैं, जहां पर हैंक और शॉन इन्हें पनडुब्बी से लेने आने वाले हैं। वहीं हैंक और शॉन को दिखाया जाता है जो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर पनडुब्बी को होना चाहिए था, लेकिन वहां पर पनडुब्बी नहीं होती क्योंकि पानी का लेवल बढ़ने की वजह से वो पानी के अंदर समा चुकी होती है। ये दोनों के दोनों समंदर के अंदर जाते हैं और तभी एक बहुत बड़ी ईल मछली जिसके जबड़ों में 1000 वॉट का करंट होता है इन पर हमला कर देती है। ये किसी तरह से उससे बच जाते हैं और इससे पहले कि वो दोबारा इन पर हमला करती, ये दोनों के दोनों सबमरीन यानी कि पनडुब्बी के अंदर चले जाते हैं, जहां पहुंचने के बाद सबसे पहले ये पनडुब्बी का सारा पानी बाहर निकालते हैं। इसके बाद ये इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन पनडुब्बी का इंजन स्टार्ट नहीं होता। हैंक नीचे से इंजन चेक करके आता है और वो शॉन को बताता है कि इंजन को एक बहुत तेज इलेक्ट्रिसिटी के झटके की जरूरत है। इनके पास इलेक्ट्रिसिटी के झटके के लिए सिर्फ एक ही तरीका है और वो तरीका वो ईल मछली है जो बाहर इनके शिकार के लिए घूम रही है, जिसके जबड़ों में हजारों वोल्ट का करंट है। ये इंजन की वायर को लोहे की एक बहुत बड़ी रॉड के साथ फिक्स कर देते हैं और अब हैंक बाहर जाता है जहां पर वो खतरनाक मछली है और जब वो मछली उसका शिकार करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है तो वो उस लोहे की रॉड को उसके मुंह के अंदर डाल देता है, जिससे इंजन को एक बहुत बड़ा झटका मिलता है और इनकी पनडुब्बी स्टार्ट हो जाती है। हैंक भी वापस पनडुब्बी के अंदर आ जाता है। वहीं कैलेनी उसके पिता और शॉन के दादाजी को दिखाया जाता है जो ज्वालामुखी के फटने से साथ ही चारों तरफ पानी भरने से एक चट्टान के ऊपर फंस जाते हैं। उनके चारों तरफ पानी पानी होता है जिसकी ऊंची लहरों में इनकी चट्टान भी ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाती है और इससे पहले कि वो दोबारा समंदर में जाती, ये तीनों के तीनों समंदर में कूद जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। और जब इन्हें लगता है कि इनकी जिंदगी का अंत आ चुका है, तभी सामने से वो पनडुब्बी जिसके अंदर हैंक और शॉन है वो आ जाती है और वो इन तीनों को पनडुब्बी के अंदर ले लेते हैं। पर अभी भी इनकी परेशानियां खत्म नहीं होती क्योंकि इनके सामने पानी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और एक चट्टान का बहुत बड़ा टुकड़ा इन्हीं की पनडुब्बी की तरफ आ रहा होता है। हैंक कैलेनी के पिता को कहता है कि तुम पनडुब्बी चलाओ। वो शॉन को कहता है कि जब मैं कहूं तो तुम्हारे सामने जो बटन है उसे दबा देना। इसके बाद वो पनडुब्बी में एक मिसाइल डालता है और शॉन को बटन दबाने के लिए कहता है और जो बहुत बड़ा पत्थर इनकी पनडुब्बी की तरफ आ रहा होता है, मिसाइल पत्थर से टकराती है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इनकी पनडुब्बी वहां से बचकर निकल जाती है। ये सब के सब अब बहुत खुश हैं। शॉन भी हैंक को पसंद करता है, इसीलिए वो उसे अपने गले से लगा लेता है। साथ ही शॉन और कैलेनी ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। इस जगह से निकलने के 6 महीने बाद दिखाया जाता है कि कैलेनी के पिता, जिनके पास अब उनका हेलीकॉप्टर नहीं है, लेकिन अब उनके पास एक बहुत पुरानी और शानदार पनडुब्बी है, इसीलिए अब वो एक बहुत फेमस टूरिस्ट गाइड है। आज शॉन का बर्थडे भी होता है जहां पर वो अपनी मॉम, हैंक और कैलेनी के साथ होता है। तभी वहां पर उसके दादाजी आते हैं और उसका बर्थडे प्रेजेंट उसे देते हैं जो एक किताब होती है और ये किताब भी जूल्स की होती है जिसका नाम होता है फ्रॉम अर्थ टू द मून और कहते हैं कि हमारे परिवार का अगला एडवेंचर ये होगा। तो ये थी पूरी कहानी द मिस्टीरियस आइलैंड की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।